हेलो फ्रेंड्स, आज का यह वीडियो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत ही नॉलेजेबल और यूज़फुल रहने वाला है आपके लिए, क्योंकि इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आपको पेडागॉजी सब्जेक्ट में कौन से सब्जेक्ट को चूज़ करने चाहिए। एंड सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की इलेक्टिव पेपर है ना। तो आपके बीएड सेकंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर में एक इलेक्टिव पेपर होता है। तो इलेक्टिव पेपर इन द सेंस कि वैकल्पिक विषय है ना। जैसे कि आप सेकंड सेमेस्टर में आपका सोशियोलॉजी पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन हो गया। ये क्या है? फर्स्ट सब्जेक्ट का नेम है। ये आपका कोर पाठ्य के अंतर्गत आ जाता है। इसी तरह से नॉलेज एंड करिकुलम हो गया, आर्ट एजुकेशन हो गया, है ना। बट उसके साथ ही साथ जो फोर्थ नंबर का सब्जेक्ट आता है वो क्या है? आपका इलेक्टिव पेपर रहता है, मतलब कि वैकल्पिक विषय रहता है। इसमें आप अपने अकॉर्डिंग कोई सा भी सब्जेक्ट को चूज़ कर सकते हैं। तो इलेक्टिव पेपर के अंतर्गत आपको 3 सब्जेक्ट दिए हुए रहते हैं, जिसमें से आप कोई सा भी सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं। तो इसमें बहुत ही कन्फ्यूज़न रहता है कि हमें इलेक्टिव पेपर में कौन से सब्जेक्ट को चूज़ करने चाहिए कि आगे चलकर वो हमारे लिए स्टडी में ईजी हो सके, है ना, जिससे हम मैक्सिमम टू मैक्सिमम मार्क्स गेन कर पाएँ, है ना। और आगे चलकर क्या वो सब्जेक्ट हमारे लिए यूज़फुल होने वाला है कि नहीं है। तो इस टाइप का बहुत सारा कन्फ्यूज़न रहता है। तो इन्हीं सभी कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए मैंने इस वीडियो में उन सभी मेन पॉइंट को कवर करने की कोशिश करी है और आपको बताने की कोशिश करी है। सो आज की इस वीडियो में हम पेडागॉजी सब्जेक्ट के बारे में शॉर्ट में डिस्कस करेंगे एंड इलेक्टिव पेपर के बारे में हम वाइडली डिस्कशन करेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सो इसमें से हमारा फर्स्ट पॉइंट है पेडागॉजी सब्जेक्ट शिक्षण शास्त्र विषय। तो इसमें आप जिस भी सब्जेक्ट के स्टूडेंट रहे हैं अपने कॉलेज टाइम में, स्कूल टाइम में, उसके अकॉर्डिंग, उसके बेसिस पर ही क्या है, आप अपना पेडागॉजी सब्जेक्ट को सेलेक्ट करते हैं। आपके बैचलर डिग्री और मास्टर डिग्री का सब्जेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रखता है आपके पेडागॉजी सब्जेक्ट को चूज़ करने में। सो फ्रेंड्स, मैंने इस वीडियो में सभी सब्जेक्ट को इंक्लूड करके बताने की कोशिश करी है। तो इस प्रकार से मैंने इसमें एक टेबल के फॉर्म में यहाँ पर डिस्क्राइब किया हुआ है कि आपको पेडागॉजी सब्जेक्ट को चूज़ करते टाइम इन चीज़ों का ध्यान रखना है ना, जिससे कि आगे आपको टीचिंग के टाइम में बहुत ही हेल्प मिलेगी। सो इस प्रकार से मैंने फर्स्ट कॉलम में पेडागॉजी सब्जेक्ट को यहाँ पर डिस्क्राइब किया हुआ है एंड मैंने सेकंड कॉलम में सब्जेक्ट नेम या फिर डिग्री जो भी है उसको मैंने डिस्क्राइब किया हुआ है। तो इसको हम फटाफट से समझ लेते हैं। तो अगर आपने बीएससी जो है मैथमेटिक्स, फिजिक्स, सीएस, केमिस्ट्री, मतलब कि मेन इसका ब्रांच क्या हो गया? मैथमेटिक्स हो गया। अगर आपने बीएससी मैथमेटिक्स में किया है, चाहे आपने सीएस में करा हो, चाहे आपने केमिस्ट्री मैथमेटिक्स में किया हो, तो आपका पेडागॉजी सब्जेक्ट क्या रहेगा? मैथमेटिक्स रहेगा। इसी तरह से अगर आपने बीएससी बायोलॉजी में किया है तो आपका पेडागॉजी सब्जेक्ट बायोलॉजी साइंस रहेगा, विज्ञान विषय शिक्षण शास्त्र रहेगा। सो इस प्रकार से अगर आपने फिजिक्स में एमएससी किया है तो आपका पेडागॉजी सब्जेक्ट फिजिकल साइंस रहेगा। इसी तरह से केमिस्ट्री वालों के लिए केमिस्ट्री रहेगा पेडागॉजी सब्जेक्ट। इसी प्रकार से अगर आप बीए के स्टूडेंट रहे हैं तो आपका पेडागॉजी सब्जेक्ट सोशल साइंस रहेगा। एंड देन फ्रेंड्स, अगर आप लोग ने बीकॉम किया है तो आपका पेडागॉजी सब्जेक्ट भी सेम ही रहेगा, मतलब कि सोशल साइंस ही रहेगा, कला शिक्षण शास्त्र ही रहेगा। इसमें आप लोग का अलग से विषय नहीं दिया रहता है। इसी प्रकार से अगर आप लोगों ने सोशियोलॉजी में या फिर इकोनॉमिक में, हिस्ट्री हो चाहे ज्योग्राफी हो, इस सब्जेक्ट में अगर आप लोगों ने एमए किया है तो आप लोग का पेडागॉजी सब्जेक्ट भी सोशल साइंस ही रहेगा। एंड लास्ट पॉइंट है कि अगर आप लोग ने एमए इन हिंदी और इंग्लिश में किया है तो आपका सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग पेडागॉजी सब्जेक्ट रहेगा हिंदी एंड इंग्लिश। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोग का यहाँ पर जो डाउट था वो क्लियर हो गया होगा एंड आई होप कि अब आप लोग को पेडागॉजी सब्जेक्ट को चूज़ करने में कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी। सो नेक्स्ट पॉइंट है इलेक्टिव पेपर वैकल्पिक विषय। सो फ्रेंड्स, आपके बीएड सेकंड सेमेस्टर में इलेक्टिव पेपर में 3 सब्जेक्ट होते हैं, जिसमें से फर्स्ट सब्जेक्ट है इवैल्यूएशन एंड मेंटल मेजरमेंट, शैक्षिक मापन एवं मूल्यांकन। सेकंड पेपर का नेम है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, शैक्षिक तकनीकी एवं प्रबंधन। एंड थर्ड सब्जेक्ट का नेम है एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट, शैक्षिक प्रशासन एवं प्रबंधन। सो इन तीनों सब्जेक्ट को हम एक एक करके वाइडली समझने की कोशिश करेंगे।
फ्रेंड्स, हम इन तीनों सब्जेक्ट के बारे में वाइडली समझने की कोशिश करेंगे कि आपको कौन से सब्जेक्ट को चूज़ करने चाहिए, जिससे कि आप कम से कम टाइम में मैक्सिमम टू मैक्सिमम मार्क्स गेन कर पाएँ। और सबसे मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आप जिस भी सब्जेक्ट को स्टडी करने जा रहे हैं वो आगे चलकर आप लोग के लिए यूज़फुल रहने वाली है कि नहीं, तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम आगे वाइडली डिस्कशन करेंगे। सो इस प्रकार से नेक्स्ट पॉइंट है, तो इसमें पहला सब्जेक्ट है आपका इवैल्यूएशन एंड मेंटल मेजरमेंट, शैक्षिक मापन एवं मूल्यांकन। सो फ्रेंड्स, मेरे को इलेक्टिव पेपर को चूज़ करते टाइम जो भी प्रॉब्लम्स हुई है ना, एंड मैंने इन सब्जेक्ट्स को कैसे चूज़ किया और क्यों चूज़ किया, इसके बारे में मैं अपना कुछ एक्सपीरियंस भी आप लोग के साथ शेयर करूँगी। सो फ्रेंड्स, इस सब्जेक्ट को चूज़ करने से पहले मैं आप लोग के सामने एक एग्जांपल रखना चाहूँगी। जैसे कि हम अपने एग्ज़ाम में क्या है, हमारे सामने कोई ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहता है, उसके 4 ऑप्शन दिए रहते हैं, है ना। तो अगर हमें उस क्वेश्चन के बारे में पूरा नॉलेज रहता है तो क्या है, हम उसके ऑप्शन को ईजिली चूज़ कर लेते हैं, उस पर हम टिक लगा लेते हैं। वही अगर जब हमें उस क्वेश्चन के बारे में ही पता नहीं रहता या फिर एक कन्फ्यूज़न सा रहता है, हम उसके बारे में अच्छे से नहीं जाने रहते हैं, तो क्या है, हम उस विकल्प को चूज़ करने में क्या है, हमें बहुत दिक्कत होता है। तो ठीक इसी प्रकार से अगर हमें इस सब्जेक्ट को चूज़ करने हैं, स्टडी करने हैं, तो हमें इन सब्जेक्ट के बारे में जानने बहुत ही ज़रूरी हो जाते हैं। तो मैं यहाँ पर पहले आपको बताऊँगी कि इन सब्जेक्ट के अंतर्गत, है ना, इन पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के अंतर्गत कि इस सब्जेक्ट में आप किन चीज़ के बारे में स्टडी करते हैं, इस सब्जेक्ट में आप कौन सी चीज़ के बारे में पढ़ते हैं, है ना, और इस सब्जेक्ट के अंतर्गत आप किन चीज़ों को स्टडी करेंगे, इसको मैं पहले आपको बताऊंगी। एंड देन मैं आपको बताऊंगी कि क्या आगे ये तीनों सब्जेक्ट हमारे बीएड करिकुलम में या फिर टीचिंग एग्ज़ाम्स में काम में आने वाले है कि नहीं, इम्पॉर्टेंट होगा कि नहीं, इसके बारे में। एंड मैं आपसे प्रैक्टिकली कहूँ तो कि आप कौन से सब्जेक्ट को चूज़ करें जिससे कि आप कम से कम टाइम में मैक्सिमम टू मैक्सिमम मार्क्स गेन कर सकते हैं, उस पर भी हम आगे डिस्कस करेंगे। एंड मैं आपको यहाँ पर एक प्रैक्टिकली चीज़ ये भी बताऊँगी कि कौन से सब्जेक्ट में आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, कौन से सब्जेक्ट में आपको कम टाइम देना पड़ेगा, है ना, कौन सा सब्जेक्ट आप लोग के लिए ईजी रहेगा, इन सारे चीज़ के बारे में। सो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आप वीडियो के एंड तक बने रहिए, आपको डेफिनेटली इस वीडियो के थ्रू बहुत कुछ न्यू चीज़ें जानने को मिलेंगी और आपकी इलेक्टिव पेपर को चूज़ करने में बहुत ही हेल्प करेगी। सो इस प्रकार से फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है, इवैल्यूएशन एंड मेंटल मेजरमेंट। तो जैसा कि हमें इसके नाम से ही स्पष्ट है कि इस सब्जेक्ट के अंतर्गत आप एजुकेशनल मेजरमेंट क्या होता है ना, शैक्षिक मापन के कॉन्सेप्ट के बारे में स्टडी करेंगे, उसका मीनिंग हो गया, उसका नेचर क्या होता है, मूल्यांकन के बारे में आप स्टडी करेंगे, जो भी डिफरेंट टाइप के टेस्ट हैं, परीक्षण के बारे में, एक्चुअल में कि परीक्षण क्या होता है, उसका नेचर क्या होता है ना, उसके कॉन्सेप्ट के बारे में आप स्टडी करते हैं, वैधता किसे कहते हैं, विश्वसनीयता किसे कहते हैं, है ना, इसके बारे में आप स्टडी करते हैं। एंड जब बच्चे क्लास में स्टडी करते रहते हैं तो उन लोग चीटिंग वगैरह करते हैं, है ना, उसको मतलब कि नकल को कैसे रोका जा सकता है ना। और टीचर द्वारा जब कोई सा भी क्वेश्चन किया जाता है या फिर उन लोग अपना एग्ज़ाम टाइम में क्वेश्चन का आंसर देते टाइम उन लोग क्या है, अपने से प्रेडिक्ट कर लेते हैं, अपना से उन लोग आंसर को बना लेते हैं और क्या है, उन लोग आंसर दे देते हैं। मतलब कि उसमें बच्चों में अनुमान लगाने के तरीके को रोकना है, जो कि गलत है, क्योंकि इस तरीके से क्या है, बच्चे जो है उस चीज़ के बारे में सही से नहीं समझ पाते हैं, उनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहता है, तभी उन लोग क्या है, अपने से उत्तर को बनाते हैं, अपना अनुमान लगाकर आंसर को बता देते हैं। तो इन सारी चीज़ों को रोकना है, तो इन सब बारे में आप स्टडी करते हैं। और इसके साथ ही साथ एजुकेशनल साइकोलॉजी में जो आप इंटेलिजेंस मतलब कि बुद्धि के बारे में स्टडी करते हैं, है ना, कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस हो गया, उसके बहुत सारे टेस्ट हो गए, है ना, बुद्धि परीक्षण हो गया, जैसे कि बिने साइमन का बुद्धि परीक्षण हो गया, कॉन्सेप्ट ऑफ आईक्यू हो गया, है ना, जो उपलब्धि परीक्षण हो गया, अचीवमेंट टेस्ट क्या होता है, जो भी स्टैंडर्डाइज्ड अचीवेबल टेस्ट हो गया, मानकीकृत उप परीक्षण का निर्माण कैसे किया जाता है ना, इन सारी चीज़ों के बारे में आप इस सब्जेक्ट में स्टडी करते हैं। प्लस सबसे मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ कि इस सब्जेक्ट में आप कुछ मैथमेटिकल चीज़ों को भी स्टडी करते हैं, जैसे कि स्टैटिस्टिक्स मतलब कि सांख्यिकी। तो इस टॉपिक को आप मैथमेटिक्स वाले भी स्टडी करते हैं और इसको इकोनॉमिक्स वाले भी स्टडी करते हैं।
तो आप लोग इस टॉपिक को क्या है बहुत ही ईजी तरीके से समझ सकते हो। तो इस सांख्यिकी के अंतर्गत सामान्य संभाव्यता वक्र हो गया, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व हो गया, परसेंटाइल हो गया, परसेंटाइल रैंक हो गया, है ना, स्पीयरमैन मेथड हो गया, मतलब कि कोरिलेशन, है ना, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, सहसंबंध गुणांक हो गया। तो ये क्या है, ये सारी मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट वाली चीज़ें हैं, है ना। तो इस सब्जेक्ट में अगर मैं आपको शॉर्ट में बताने की कोशिश करूं तो इसमें आप एजुकेशनल साइकोलॉजी सब्जेक्ट के कुछ टॉपिक्स हो गए, प्लस इसके साथ ही साथ जो मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट वाली चीज़ जैसे कि स्टैटिस्टिक्स हो गया, इसके बारे में आप स्टडी करते हैं, प्लस इसके साथ ही साथ जो भी, तो यह थोड़ा प्रैक्टिकली सब्जेक्ट है ना। मतलब कि इस सब्जेक्ट में आप जो कुछ भी चीज़ें स्टडी करेंगे उन्हीं से क्या है, कुछ चीज़ें आपको प्रैक्टिकल में आपके 4th सेमेस्टर में पूछा जाता है, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। तो इस प्रकार से हमारा ये वाला सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाता है कि आपको इस सब्जेक्ट के अंतर्गत किन चीज़ों को स्टडी करना है उसके बारे में। अब हम नेक्स्ट सब्जेक्ट में आ जाते हैं, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, शैक्षिक तकनीकी और प्रबंधन। सो फ्रेंड, जैसे कि इस सब्जेक्ट के नाम से भी स्पष्ट है कि सब्जेक्ट के अंतर्गत आप एजुकेशनल टेक्नोलॉजी किसे कहते हैं, उसके कॉन्सेप्ट के बारे में स्टडी करते हैं, उसका मीनिंग हो गया, नेचर हो गया, स्कोप हो गया, प्रोसेस हो गया, है ना, इन सब बारे में आप स्टडी करेंगे। और इसके साथ ही साथ कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी क्या होता है, संचार प्रौद्योगिकी के कॉन्सेप्ट के बारे में, उसका नेचर हो गया, प्रोसेस हो गया, प्रिंसिपल्स हो गया, है ना, जो भी बैरियर्स हैं, है ना, माइक्रो टीचिंग हो गया, सूक्ष्म शिक्षण हो गया, कौशल हो गया, अदर स्किल बेस्ड टेक्निक्स हो गया, इसके बारे में आप स्टडी करते हैं। और इसके साथ ही साथ जो भी सिस्टम अप्रोच है, तो सिस्टम अप्रोच इन द सेंस कि यदि हम इसको इजी वे में समझने की कोशिश करें तो कंप्यूटर से रिलेटेड चीज़ों को आप स्टडी करते हैं, मतलब कि हार्डवेयर से रिलेटेड चीज़ हो गया, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड चीज़ हो गया, है ना। तो हार्डवेयर इन द सेंस कि जिसे हम साधारण आँख से देख व छू सकते हैं, जैसे कि चॉक बोर्ड हो गया, ये क्या है, सिस्टम अप्रोच के अंतर्गत आ जाता है। इसी तरीके से टेप रिकॉर्डर हो गया, है ना, हमारा टेक्स्ट बुक हो गया, ये सारी चीज़ें क्या हो गया, हार्डवेयर टाइप के अंतर्गत आ जाता है। जो भी मैप वगैरह हम यूज़ करते हैं, OHP हो गया, ओवरहेड प्रोजेक्टर, ये सभी चीज़ें क्या है, हार्डवेयर के अंतर्गत आ जाती है। वही हम सॉफ्टवेयर को लेकर चलें तो जो भी ऑडियो हो गया, वीडियो हो गया, ये सारी चीज़ें क्या है, सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आ जाता है। तो आप इसके बारे में स्टडी करते हैं। जो भी इनोवेशंस इन एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, है ना, शैक्षिक प्रौद्योगिकी में जो भी नवाचार किए जा रहे हैं, जैसे कि नेटवर्किंग हो गया, जो भी वर्कशॉप होता है, सेमिनार होता है। तो यहाँ पर मेरे को सेमिनार से एक बात याद आया कि आप लोग का सेमिनार होता है, आप लोग को PPT के थ्रू जो है कोई सा भी टॉपिक को समझाना पड़ता है। वहाँ पर सारे टीचर्स और आपके जूनियर लोग, आपके सीनियर लोग, मतलब कि जिन लोग 3rd सेमेस्टर में रहते हैं, जो भी DED वाले हैं, वो क्या है उस क्लास में प्रेजेंट रहते हैं। आपको उन सभी लोग के सामने क्या है, अपना प्रेजेंटेशन देना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, शैक्षिक प्रौद्योगिकी में नवाचार के अंतर्गत आ जाती है। तो आप इसके बारे में स्टडी करते हैं। वहीं आप एजुकेशन प्रोसेस और जो भी मैनेजमेंट, है ना, शैक्षिक प्रणाली में किस प्रकार से आप मैनेजमेंट के बारे में स्टडी करते हैं। जो भी ह्यूमन रिसोर्सेस हो गया, है ना, इसको आप पहचानेंगे, है ना। एजुकेशन में मैनेजमेंट के बारे में आप स्टडी करते हैं। पाठ्यक्रम को किस प्रकार से मैनेज किया जाना चाहिए, प्रबंधन के बारे में। तो इन सारी चीज़ के बारे में क्या है, आप इन सब्जेक्ट के बारे में स्टडी करते हैं। तो इस प्रकार से अगर हम इस सब्जेक्ट को सिंपली वे में शॉर्ट में समझने की कोशिश करें तो ये आपका थोड़ा थ्योरेटिकल टाइप का हो जाता है। मतलब कि आपका प्रैक्टिकल भी है, बट ये आपका मेनली जो है थ्योरेटिकल टाइप का होता है। इसमें आपको जो भी टॉपिक्स वगैरह रहते हैं, इसको आपको समझने बस होते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको यहाँ तक से अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब 3rd नंबर का सब्जेक्ट है एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट, शैक्षिक प्रशासन और प्रबंधन। तो एक्चुअल में शैक्षिक प्रशासन किसे कहते हैं, उसके कॉन्सेप्ट के बारे में, मीनिंग हो गया, है ना। आप स्कूल को कैसे मैनेज करके रखेंगे, है ना। टीचर का जो रोल है, शिक्षक की भूमिका हो गया। स्कूल में हेड मास्टर का क्या रोल होता है, वो अपने स्कूल को जो भी असेंबली वगैरह होता है, जो भी मीटिंग वगैरह होता है, उनको वे किस प्रकार से मैनेज करते हैं। आप अपने स्कूल में डिसिप्लिन को कैसे मैनेज करके रखेंगे,
है ना। इन सारी चीज़ के बारे में क्या है आप इस सब्जेक्ट में स्टडी करते हैं। मतलब कि इस सब्जेक्ट का मेनली ऑब्जेक्टिव ये है, मेन एम ये है छात्र अध्यापकों में इन सारी प्रकार की चीज़ों के प्रति अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना क्या है इस सब्जेक्ट का मेन एम है। सो इस प्रकार से इस सब्जेक्ट के अंतर्गत आप मेनली जो भी एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में और मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ की मैनेजमेंट के बारे में आप स्टडी करते हैं। चाहे स्कूल मैनेजमेंट की बात करें, चाहे टीचर्स के बीच मैनेजमेंट की बात करें, चाहे डिसिप्लिन को कैसे मैनेजमेंट करना है उसके बारे में हम बात करें, चाहे स्कूल में कोई सा भी एक्टिविटीज़ होता है, कोई सा भी मीटिंग वगैरह होता है, तो इन सारी चीज़ों को कैसे मैनेज किया जाता है ना। तो इन सारी चीज़ों के प्रति अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना ही क्या है इस सब्जेक्ट का मेन रीज़न है। सो फ्रेंड्स, इस प्रकार से हमने इन तीनों सब्जेक्ट के बारे में है ना जो भी मेन पॉइंट था, मेन चीज़ था उसको हमने समझने की कोशिश करी है, उस पर हमने डिस्कशन कर लिया। अब बात यहाँ पर ये आता है कि ये तीनों सब्जेक्ट का जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो क्या है, सिमिलर है। मैं आपको यहाँ पर एक बात बता देना चाहती हूँ। एंड सेकंड चीज़ ये है कि ये तीनों सब्जेक्ट में आप जिस भी चीज़ को स्टडी करेंगे वो आपका आगे चलकर किसी न किसी रूप में काम में आने वाला है। चाहे आप अपने बीएड करिकुलम के मतलब कि चाहे आप अपने नेक्स्ट सेमेस्टर की बात करें, चाहे आप टीचिंग टाइम की बात करें, मतलब कि आप टीचिंग टाइम में इन जो भी चीज़ को स्टडी किए रहेंगे उसको आप अप्लाई करेंगे। भाई अब आप लोग को यहाँ पर कन्फ्यूज़न हो सकता है कि अगर ये तीनों सब्जेक्ट का डिफ़िकल्टी लेवल भी सेम है ना, और ये तीनों सब्जेक्ट आगे चलकर हमारे लिए काम में आने वाला है, यूज़फुल होने वाला है, तो हमें किन सब्जेक्ट को चूज़ करने चाहिए करके, है ना। तो मैं यहाँ पर आपको अपना पर्सपेक्टिव बताना चाहूँगी, मतलब कि मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है उसके बारे में। तो इस फर्स्ट सब्जेक्ट के अंतर्गत आप एजुकेशनल साइकोलॉजी हो गया, है ना, ये तो आप जो है फर्स्ट सेमेस्टर में स्टडी कर ही लिए रहते हैं, तो इस टॉपिक को स्टडी करना उतना ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं होगा। बट इसमें एक चीज़ है कि आप इसमें स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड चीज़ को स्टडी करते हैं, मतलब कि सांख्यिकी के बारे में, मीन, मोड, मीडियन क्या होता है, क्वाड्रियाट्रिक डेविएशन हो गया, चतुर्थांश विचलन हो गया, है ना, स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया, मानक विचलन हो गया, जो भी नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व हो गया, है ना, परसेंटाइल हो गया, ये सभी चीज़ें क्या है आपका मैथमेटिकल चीज़ हो गया, है ना। तो इसमें आपको मैथमेटिक्स को बनाने पड़ेंगे। तो भाई इसमें मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है तो ऑब्वियस है कि इसमें आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि मैथमेटिक्स सब्जेक्ट को बनाकर देखना पड़ता है, तभी वो चीज़ें क्या है हमें समझ में आती है ना, और थोड़ा ज़्यादा टाइम लेता है। तो सो फ्रेंड्स, इस प्रकार से अगर आप मैथमेटिक्स को बनाने में टाइम दे सकते हैं, है ना, आप इस सब्जेक्ट को स्टडी में थोड़ा ज़्यादा टाइम दे सकते हैं, तो आप इस सब्जेक्ट को ले सकते हैं, है ना, क्योंकि इसमें आपको मैथमेटिकल चीज़ों को स्टडी करना पड़ेगा। एंड फ्रेंड्स, यह सब्जेक्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि नेक्स्ट सेमेस्टर में टीचिंग टाइम में आपकी बहुत काम में आने वाली है। इस सब्जेक्ट में आप जिस भी टॉपिक को स्टडी करेंगे वो चीज़, है ना। ये तो हो गया इसका बेनिफिट, बट मैं आपको यहाँ पर इसका ड्रॉबैक भी बताना चाहूँगी कि अगर आपके मैथमेटिक्स में कोई सा भी एक चीज़ मिस्टेक हो गया तो आपका वो पूरा आंसर गलत हो जाएगा, आपको नंबर नहीं मिलेंगे, है ना। और अगर आपका वही आंसर जो है पूरा का पूरा सही हो जाता है तो इस सब्जेक्ट में आपके एक भी नंबर नहीं कटेंगे। सो इस प्रकार से आप चाहें तो इस सब्जेक्ट को लेकर मैक्सिमम टू मैक्सिमम मार्क्स गेन कर भी सकते हैं और आप अपना नंबर गंवा भी सकते हैं। बट इसमें आपका मेन चीज़ है प्रैक्टिस, एंड थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा, आपको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। सो इस प्रकार से वहीं सेकंड सब्जेक्ट में आ जाते हैं कि इसमें आपका थ्योरेटिकली रहेगा सभी चीज़ जो है। इस सब्जेक्ट के अंतर्गत जितने भी टॉपिक है उसको आप समझकर अपने से उसको बता सकते हैं, आंसर कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इस प्रकार से इस सब्जेक्ट में आप जब नॉर्मल से भी इसको स्टडी करेंगे फिर भी आप इसको ईजिली इस सब्जेक्ट में मार्क्स गेन कर सकते हैं। अगर आपके पास कम टाइम है तो आप इस सब्जेक्ट को चूज़ कर सकते हैं। यह सब्जेक्ट भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इस सब्जेक्ट में जो भी टॉपिक्स हैं उसको हम थोड़े बहुत पहले भी जानते हैं, उनको हमने स्टडी कर लिया है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सो इस प्रकार से वही थर्ड सब्जेक्ट आता है कि तो यह सब्जेक्ट भी आपका मेनली थ्योरेटिकल टाइप का ही है। इसमें आपको उतना ज़्यादा समझने वाला कोई चीज़ नहीं है, इसमें आप नॉर्मल सा भी स्टडी कर सकते हैं।
तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से मैंने इन तीनों सब्जेक्ट के बारे में जो भी मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ था उसको मैंने बताने की कोशिश करी है। ये अब आप लोग की चॉइस है कि आपको कौन से सब्जेक्ट को चूज़ करने हैं। एंड हाँ, मैं आपको बताने वाली थी कि मैंने कौन से सब्जेक्ट को लिया था उसके बारे में। तो मैंने यहाँ पर इवैल्यूएशन एंड मेंटल मेजरमेंट सब्जेक्ट को चूज़ किया था, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स के बारे में हमने पहले से स्टडी किया हुआ है और वहीं हमने एजुकेशनल साइकोलॉजी के बारे में फर्स्ट सेमेस्टर में स्टडी कर लिए रहते हैं, तो उतना ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं हुआ मेरे को। इसलिए मैंने इस सब्जेक्ट को चूज़ करा, क्योंकि इसमें प्रैक्टिकल भी था। बट हम प्रैक्टिकल को 4th सेमेस्टर में करते हैं और सभी स्टूडेंट करते हैं। तो 2nd सेमेस्टर में बस हम इस चीज़ को स्टडी किए रहते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप कि मैंने यहाँ पर जो कुछ भी चीज़ें बताई हुई हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे एंड आपके इलेक्टिव पेपर को चूज़ करने में आपकी बहुत हेल्प करेगी। सो फ्रेंड्स, इस टॉपिक से रिलेटेड यदि आपकी कोई क्वेरीज़ हैं तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड नेक्स्ट वीडियो आप कौन से टॉपिक पर चाहते हैं उसे भी आप मेरे को बता सकते हैं। एंड होप कि यह वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो फिर इसे ज़रूर से लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर लीजिए, ताकि इस चैनल पर आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक ईजिली पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।